आम तौर पर तो अध्यक्ष को सबसे अंत में बुलाया जाता है उनके वक्तव्य के लिए, लेकिन चूंकि अत्यंत व्यस्तता के कारण सुभाषिनी जी ने अत्यंत व्यस्तता के बावजूद अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। किंतु उन्हें अभी कहीं आवश्यक कार्य से कहीं जाना पड़ रहा है, अतः मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि कृपया अपना वक्तव्य अभी देकर हमें अनुग्रहित करें। दो शब्द सुभाषिनी जी के बारे में। वो नहीं भाई, कानपुर में क्या कुछ लोगों को अपने शहर पर गर्व होता है, कुछ लोगों पर शहर गर्व करता है। सुभाषिनी जी उन शख्सियत में से एक है। वे 1989 में कानपुर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सांसद रही हैं तथा अत्यंत गर्व की बात है वर्तमान में सीपीएम की पोलित ब्यूरो की सदस्य हैं। एक जुझारू ट्रेड यूनियन लीडर रही सुभाषिनी जी अनेक महिला संगठनों की प्रमुख भी रही हैं। गरीबों, वंचितों के हुकूक और महिलाओं के अधिकारों के लिए वे हमेशा मुखर रही हैं। सुभाषिनी जी हमारी आज की विचार गोष्ठी की अध्यक्ष हैं। इस कविता संग्रह में एक कविता उनको भी समर्पित है। हम उनको सम्मान सहित बुलाते हैं और आग्रह करते हैं कि वे अपने विचार रखें। सबको नमस्ते, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब पंकज हमारे पास आए तो हमें बेहद खुशी हुई। यहाँ कुछ लोग हैं जो लेफ़्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। हम लोग जो लेफ़्ट वाले हैं, हम लोग एक दूसरे से बहुत खिंचे रहते हैं। कभी कभी अक्सर हम लोग एक साथ काम करते हैं, एक साथ संघर्षों में भी मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं खिंचाव भी रहता है। तो जब पंकज हमारे पास आए, हम लोग भी खिंचने वालों में से हैं, अलग अलग थोड़ा सा। अब लगता है कि जो हालात हैं इस देश में वो धकिया करके हमको एक दूसरे के बहुत करीब ला रहे हैं। अलग अलग रहा नहीं जा सकता है। तो ये होता है, कॉन्ट्रडिक्शन होती है ना, कि कोई बुरी चीज़ से भी कुछ अच्छी चीज़ निकल करके आती है। तो पंकज आए और उन्होंने एक किताब हमें दी और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप आएँ और इसको मतलब रिलीज़ करें। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आज चलो तारीख तय कर लेते हैं, बिल्कुल पक्का हम रहेंगे। और उनकी तरफ से अनीता बराबर हमको याद भी दिलाती रही कि आपको रहना है, पहली तारीख को आपको रहना है। और सबसे मतलब मैंने पढ़ा इस किताब को तो इन्होंने मेरा उल्लेख भी इसमें कर डाला है। काफ़ी मज़ेदार बात है, आप लोग देखेंगे जब किताब को पढ़ेंगे। तो मैंने ये सोचा था कि मैं बहुत पक्का अध्ययन करके कवियों के बारे में, कविता के बारे में और पंकज की कविताओं को लेकर के आज दिन भर अध्ययन करूंगी और फिर यहाँ बहुत ज्ञान की बातें आपके बीच में रखूंगी। लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि इतने सब हादसे होते रहते हैं, इतने मामले आते रहते हैं कि फिर जो पढ़ने लिखने का काम है होता तो रहता है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ होना चाहिए कभी कभी नहीं होता है। आप जानते हैं कि हमारे घर ज़िले के बगल में एक औरैया नाम का ज़िला है। तो अब वहाँ पर एक बच्चे को उसके मास्टर ने मारा और वो बच्चा मर गया। और हमारे सब अधिकारियों ने, सबने कहा बहुत बुरा हुआ, बंद हो जाएगा मास्टर, अब इसको मुआवजा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन कल वो सारे पोस्ट उतार दिए गए। जितने भी अधिकारियों ने आश्वासन दिए थे, सारे पोस्ट उनके सोशल मीडिया से उतर गए। और अब पता ये चल रहा है कि वो लड़का मारा नहीं गया, वो खुद ही मर गया। वो खुद ही मर गया और उसकी लाश को गाड़ दिया गया। वो दलित है तो गाड़े जाते हैं, गाढ़ा, और उसके ऊपर करीब कई किलो नमक का डाल दिया गया, जिसका एक ही मकसद हो सकता है कि उसकी लाश बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कोई उस पर निशान न रहे। तो अब कविता की बात हम कर रहे हैं, उसकी माँ की आवाज़ गूंज रही है मेरे कानों में कि हम ही को बंद कर रहे हैं, हम ही को बंद कर रहे हैं, हमारे ही ऊपर केस कर रहे हैं। तो मतलब हम लोग इतना घिरे हुए हैं अत्याचार से, इतना घिरे हुए हैं
एक तरह से आतंक से, कि मैं समझती हूँ कि आज के ज़माने में कभी अप्रासंगिक नहीं, पहले से बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। और कभी अपना काम करे, कभी अपनी वाणी को लोगों तक पहुँचाए, और जो भी हमारे समाज के अंदर दुख है, दर्द है, आक्रोश है, गुस्सा है, प्रतिरोध है, उसको हम सब लोगों से बहुत अच्छे ढंग से लोगों के बीच में पहुंचाए और उनको उद्वलित करे। अगर ऐसा होने लगेगा तो इस काल में, इस दौर में बहुत अच्छा काम होगा। तो खैर, बताना मैं यही चाहती थी कि जैसे मैं करना चाहती थी, बहुत ज्ञान की बातें करना चाहती थी, वो मुझसे आज होगा नहीं। लेकिन कविताएं मैंने पढ़ी हैं, और इन कविताओं की जो विशेषता है वो ये, जो मुझे लगती है बड़ी कविता की विशेषता होती है, कि छोटी और देखने में बहुत सरल, लेकिन अगर आप सोचें कि भाई कवि ने क्या कहा है, बहुत सरल भाषा में क्या कहा है, तो उसने दरअसल बहुत कुछ कहा है। जितना वो 3-4 पंक्तियों में आपने पढ़ा और सोचा कि हमने ग्रहण कर लिया, उससे कहीं ज़्यादा उसने आपको बताने की कोशिश की है। और वो पंक्तियाँ ऐसी हैं कि वो बार बार आपको याद आती रहेंगी, और बहुत कुछ आप उसमें से निकालते रहेंगे। शायद बड़ी कविता की यही विशेषता है, क्योंकि कभी कभी, अभी मीर का जिक्र आपने किया, तो मीर की कुछ पंक्तियाँ बहुत सुनने में आसान लगती हैं, और ऐसा लगता है अच्छा मीर इतने दिन पहले इतनी सरल भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अगर आप मीर की गहराई में जाएं तो फिर वो सरल नहीं है। अरे आप उधर चली जाइए। तो वो कह रही थी कि जो कवि, कुछ लोग तो बहुत ही सकील भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ कवि होते हैं जो देखने में, सुनने में सरल भाषा के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें मायने बहुत ज़्यादा होते हैं। और मुझे लगता है पंकज अच्छे कवि हैं, और अच्छे कवि बनेंगे, क्योंकि उनकी ये जो भाषा है वो लोगों को छूने वाली है। डरते नहीं हैं लोग इससे। नहीं तो कभी कभी तो कविता देख के डर भी लगने लगता है कि भैया इसको कैसे पढ़ें, तो कांटों से भरा हुआ रास्ता है, जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन पंकज की कविता में ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब बहुत है, बहुत तह है, और तह के अंदर आप जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ आप पाएंगे। तो मैं कह रही थी कि आज के दौर में कवियों की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कोटेशंस मुझे याद नहीं रहते हैं, लेकिन टी.एस. एलियट ने, जो अंग्रेज़ी के बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने एक बार लिखा है कि कवि जो हैं वो अपनी नस्ल के एंटेना होते हैं। मतलब वो बहुत सी चीज़ों का एहसास करते हैं जिनका बाकी लोग थोड़ी देर बाद एहसास करते हैं। तो वो एंटेना की तरह है, वो थोड़ा आगे उनका जो विचार है, उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है, वो काफ़ी आगे चीज़ों को देखती है, समझती है, और फिर समझने और देखने के बाद उसको दूसरों तक पहुंचाने का बहुत बड़ा काम फिर वो करते हैं। तो अगर हमारे देश में बहुत कवि हैं, बहुत समय शायर हैं, तमाम हमारी भाषाएं हैं। भाई सक्सेना जी तो इतना बढ़िया लिखते हैं, हमको तो उनकी कविता बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि हमारे समझ में भी आ जाती है। देखिए ये भी एक बात होती है, कुछ हम तो लोग कहते हैं बड़ी सरल भाषा बोलती है, वो इसलिए कि हमें यही भाषा आती है। हमको मुश्किल, कठिन, बहुत ज़्यादा साहित्यिक भाषा आती ही नहीं है, इसलिए सरल भाषा बोलते हैं, और सरल भाषा को हम बहुत पसंद भी करते हैं, क्योंकि वो समझ में आती है। तो अगर ये संचार है, संवाद है, तो फिर समझ भी आना बहुत ज़रूरी है। आप लोग और भी बड़ी बड़ी चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन सक्सेना जी की कविता हम भी समझ लेते हैं, और पंकज की भी कविता कुछ हमको समझने में मज़ा आया, तो हमने कहा हम ज़रूर आएंगे और ज़रूर 2 बातें कहेंगे। तो ये जो कवि की भूमिका है, जो एलियट ने कहा एंटेना ऑफ द रेस, मुझे लगता है कि हम लोग सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि मुझे जो लगता है
कि बहुत सी चीज़ें हमको अपने देश में और अपने समाज में अपने इस एंटेने को एक्चुअली इस्तेमाल करने से रोकती हैं। हम बहुत कुछ नहीं देखना चाहते हैं, बहुत कुछ नहीं एहसास करना चाहते हैं, बहुत कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, और उसके पीछे ये है कि पूरी दुनिया में शोषण है, पूरी दुनिया में अत्याचार है, लेकिन हमारे देश में विशेष रूप से अत्याचार को सिर्फ सहने का नहीं, बल्कि अत्याचार को सही ठहराने की ट्रेनिंग हम लोगों को सदियों से दी गई है। अगर हम जिसको संस्कार कहते हैं या परंपरा कहते हैं, और उस पर हम बहुत गर्व भी करते हैं कि हमारी परंपराएं, हमारा गौरवशाली इतिहास, हमारा अतीत, लेकिन अगर उसकी तह में हम जाएं तो हाँ, उसका एक गौरवशाली अंश है, लेकिन उसमें बहुत कुछ है जिससे हमको नफरत करनी चाहिए, जिसको हमें अपनी चेतना का हिस्सा, मतलब अपनी चेतना का हिस्सा न रख करके उसे परहेज करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा समाज होगा, हो सकता मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है कोई दूसरा समाज नहीं होगा जो जन्म पर आधारित असमानता को उचित ठहराता है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा दुनिया में किसी भी दूसरे समाज में है। ऊंच नीच है, अमीरी गरीबी है, अत्याचार है, जेंडर मतलब लिंग के आधार पर शोषण है, असमानता है, सब कुछ है। लोग उस असमानता के आधार पर काम भी करते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार भी करते हैं, सारी बातें हैं, लेकिन मैंने ये नहीं देखा है कि कोई भी समाज है जो असमानता को जन्म से जोड़ता है, जन्म से आधारित रखता है, और इतनी दूर तक उसका असर जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग असंवेदनशील बहुत कुछ, जैसा कि मैंने कहा, नहीं देखना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं एहसास करना चाहते हैं, और उस पर प्रतिक्रिया को भी नहीं व्यक्त करना चाहते हैं। तो आप लोग सब या तो साहित्य पढ़ाते हैं, या साहित्यिक कर्मी हैं, या कविता भी करते होंगे, कविता भी कहते होंगे। सब जो भी मेरे ख्याल से इतिहास पढ़ाता है उसके अंदर एक इच्छा होती है कि वो कुछ न कुछ लिखे भी, अपने विचारों को व्यक्त भी करे। तो अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ आप देखते हो, बहुत कुछ आप लोग पढ़ते हो, दूसरे साहित्यकारों के बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन ये जो हमारे समाज की सच्चाई है इसके ऊपर भी ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। और ये जो हमारी परंपराएं हैं जो इस असमानता को इतनी गहराई तक हमारे अंदर जिंदा रखती हैं और उनको उचित ठहराती हैं, मैं नहीं समझती हूँ कि अगर हम इससे परहेज नहीं करेंगे तो कोई बड़ा कवि बन सकता है, कोई बड़ा लेखक बन सकता है, या कोई बड़ा साहित्यकार बन सकता है। शुरुआत में आपने कहा कि मोहब्बत करने वाले लोग ही कविता लिख सकते हैं और जो नफरत करते हैं वो नहीं लिख सकते। ये बात सही है, अगर हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन जो बड़े लेखक हैं उनको हम लोग कहते हैं ये बहुत, इनके अंदर इंसानियत है, इनके अंदर इंसानी हमदर्दी है, इंसानी जज्बात हैं। तो ये एक जनरल बात है जो कही जाती है, लेकिन हमारे समाज में इंसान बनना, इंसान की कदर करना और अन्य इंसानों को अपने जैसा समझना और मानना, ये अभी बहुत हम इससे दूर हैं। हम इस एहसास के साथ पैदा नहीं होते हैं, हम बिल्कुल इससे उल्टा एहसास लेकर के पैदा होते हैं, और हमारे जो संस्कार हैं वो हमको इस इंसानियत को मानने से दूर ही करते रहते हैं। तो हमको, मुझे लगता है, अच्छा कवि बनने के लिए, अच्छा लेखक बनने के लिए, अच्छा साहित्यकार बनने के लिए अपनी परंपराओं को तोड़ना होगा और अपनी परंपराओं से अपने आप को थोड़ा सा दूर करना होगा। जैसा कि मैंने आज अध्यक्ष पद की परंपरा को तोड़ने का काम किया है, ये एक छोटी चीज़ है, लेकिन ये एक काम करना होगा अगर वास्तव में हम अपने समुदाय, अपनी नस्ल के एंटेना बन करके
जो दायित्व है हमारे ऊपर उसको हम पूरा करना चाहते हैं। तो यही कुछ विचार थे जो मैं आपके साथ बांटना चाहती थी। बहुत हो सकता है अच्छे ढंग से हम नहीं कह पाए, लेकिन शायद आप मेरा इरादा समझ गए होंगे। लेकिन ये बात मैं फिर कहूँगी कि जन्म आधारित असमानता को स्वीकार करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है मनुष्य के लिए। कोई इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी तमाम संवेदनाओं को मंद कर देती है, हमारे तमाम जज्बात को एक तरह से मार डालती है, और फिर हम नहीं समझते हैं